नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वीके राव सर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते के अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं / गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस / नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की 11वें दिन की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कोष आधारित लेखांकन यानी कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोष आधारित लेखांकन तथा गैर कोष आधारित लेखांकन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है ये देखेंगे हम इस क्लास में और आगे की क्लास में। तो इस क्लास में हम देखेंगे कोष आधारित लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, लेखांकन की वह पद्धति जिसमें कोष स्वतंत्र राजकोषीय लेखांकन की इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है, कोष लेखांकन है। कोष आधारित लेखांकन पुस्तपालन की एक तकनीक है जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए प्रत्येक अंशदान के लिए संपत्ति, दायित्व, आय और व्यय के लिए अलग अलग पुस्तकों का सेट रखा जाता है। यानी कि इसमें स्पेशली कहा गया है कि जो भी पैसा मिल रहा है अगर वो विशेष कार्य के लिए है तो हमें उस पैसे को उस कार्य के लिए ही यूज करना है और उसके लिए सेपरेट हमें पुस्तकें भी रखनी है। आगे देखते हैं। कोष आधारित लेखांकन वह लेखांकन पद्धति है जिसमें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। कोष विशेष से संबंधित प्राप्तियों व आयों को उस कोष में जमा किया जाता है और व्ययों को यानी खर्चों को उस कोष खाते में डेबिट किया जाता है। इसलिए लेखांकन की दृष्टि से प्रत्येक कोष का पृथक अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैच कोष, यानी अगर हमें पैसा मैच के लिए ही दिया गया है या प्राप्त हुआ है तो हम उसे केवल और केवल मैच से संबंधित खर्चों में ही खर्च करेंगे और उसको अलग से हम मैच कोष फंड के रूप में भी दिखाएंगे। खेलकूद कोष यानी स्पोर्ट्स के लिए अगर पैसा मिला तो उसे हम स्पोर्ट्स फंड में दिखाएंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो इसी में से किए जाएंगे। पुरस्कार कोष यानी कि प्राइज़ फंड, ये हम जब प्राइज़ वगैरह देते हैं लोग तो उसके लिए ये फंड बनाया जाता है। अगर हमें पैसा पुरस्कार कोष के लिए मिला है तो उसे हम पुरस्कार कोष में हम अलग से रखेंगे। साधारणतः इस कोष की राशि को प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं इनको इन्वेस्ट कर देते हैं किसमें, सिक्योरिटीज़ में, या क्या करते हैं हम सावधि जमा खाते में बैंक में जमा कर देते हैं, यानी कि हम एफडी करवा देते हैं और फिर इस एफडी से या निवेश से जो भी हमें डिविडेंड या ब्याज में प्राप्त होता है उसे हम क्या करते हैं इस कोष खाते में क्रेडिट कर देते हैं। देखते हैं आगे। इस निवेश या एफडी में जमा से जो आय अथवा ब्याज / लाभांश की प्राप्ति होती है उसे संबंधित कोष में क्रेडिट किया जाता है, न कि आय व्यय खाते में। यानी कि अगर हमने जो कोष या फंड वाला जो हमने बना रखा है, जैसे मैच कोष के लिए पैसा प्राप्त हुआ है, खेलकूद के लिए पैसा प्राप्त हुआ है, पुरस्कार के लिए पैसा प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसको प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया हमने या बैंक में जमा करा दिया। तो अब इस बैंक से जो इसका पैसा है उससे हमें अगर ब्याज प्राप्त होता है तो हम उस कोष खाते में ही जमा करेंगे, ना कि आय व्यय खाते में। विशेष कोष का प्रयोग निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिनियमों के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के लेखांकन पद्धति में पूंजी को हम क्या कहते हैं, पूंजी कोष कहा जाता है। कोष आधारित लेखांकन पद्धति सरकारी अलाभकारी इकाइयों और गैर सरकारी अलाभकारी इकाइयों द्वारा अपनाई जाती है। सरकारी अलाभकारी संस्थाएं कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल। और गैर सरकारी अलाभकारी संस्थाओं में ट्रस्ट यानी प्रन्यास, औषधालय, क्लब, निजी शैक्षणिक संस्थाएं और पुस्तकालय आदि गैर सरकारी अलाभकारी संस्थाएं होती है और इन सब के द्वारा कोष आधारित लेखांकन
अपनाया जाता है। अब देखते हैं कोष आधारित लेखांकन की विशेषताएं क्या है। फीचर्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पहली विशेषता है कोष आधारित लेखांकन में प्रत्येक कोष के लिए अलग से लेखा पुस्तकें रखी जाती है। कोष को अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसी आधार पर लेखांकन किया जाता है। दूसरी विशेषता है यदि संस्था कोई ऐसा कोष प्राप्त करती है जिसके प्रयोग में कुछ कानूनी प्रतिबंध है तो इसके लिए प्रतिबंधित कोष की स्थापना करनी होती है। तीसरी विशेषता अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों में अनुदान सरकारी अनुदान यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स तथा अंशदान कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल होते हैं। इनका उपयोग निर्देशानुसार किया जाता है, न कि इच्छा अनुसार। यानी कि जिसने ये फंड या ग्रांट दिया है या अंशदान किया है, यदि उसने कहा है कि इसका यूज इसी में करना है या किसी कार्य विशेष में करना है तो उसका यूज उस कार्य विशेष में ही किया जा सकता है, संस्था की इच्छा अनुसार नहीं किया जा सकता है। चौथी विशेषता है कोष आधारित लेखांकन पद्धति का उपयोग गैर लाभकारी संगठनों के लिए किया जाता है। यानी कि लाभकारी संगठनों के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग केवल और केवल किसके लिए होता है? गैर लाभकारी संगठनों के लिए होता है। अब देखते हैं कि कोष आधारित लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इसके 3 उद्देश्य दे रखे हैं, देख लेते हैं। पहला उद्देश्य विभिन्न कार्यों के वास्तविक वित्तीय परिणामों की बजटीय प्रावधानों से तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? कोष आधारित लेखांकन करते हैं। विभिन्न कार्यों के जो वास्तविक वित्तीय परिणाम है उनका बजटीय प्रावधानों से क्या करना है? तुलना करनी है। इसके लिए हम कोष आधारित लेखांकन करते हैं। दूसरा उद्देश्य है ये देखना कि नियमों विनियमों और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। और तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि यह सुनिश्चित करना कि दानकर्ताओं या सरकारी एजेंसियों ने जिस विशेष कार्य के लिए कोष उपलब्ध कराया है उसका उपयोग उसी कार्य की पूर्ति के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुमोदित कार्यों पर होने वाले व्यय की कुशलता का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य होता है। तो ये 3 इसके उद्देश्य हैं। अब हम देख लेते हैं कि कोषों का वर्गीकरण या जो हमें फंड प्राप्त होता है उन्हें हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड। तो कोष हमारे पास जो आते हैं उन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। आगम कोष यानी रेवेन्यू फंड्स और दूसरा विशिष्ट या विशेष कोष जिन्हें हम स्पेसिफिक और स्पेशल फंड कहते हैं। आगम कोष या रेवेन्यू फंड के अंदर 2 प्रकार के फंड होते हैं, एक प्रतिबंधित कोष और दूसरा अप्रतिबंधित कोष। प्रतिबंधित कोष का मतलब हो गया जिसके लिए हमने कहा है कि इस पे ही खर्च किया जाए वो प्रतिबंधित कोष है, और अप्रतिबंधित कोष जिसको आप चाहे जिसमें यूज़ कर सकते हो, ये आयगत प्रकृति का होता है। ठीक है। और अब हम देखते हैं विशिष्ट या विशेष कोष। इसमें 4 प्रकार के कोष आते हैं। समर्पित कोष, स्थायी संपत्ति कोष, ऋण कोष और विकास कोष। ये सभी जो विकास कोष दे रखा है ये पूंजीगत प्रकृति का होता है। ठीक है। तो ये आपके पास फंड या कोष को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसमें हमने रेवेन्यू फंड के बारे में 2 फंड देख लिए। विशिष्ट या स्पेशल जो फंड होता है उसके लिए हमने देखे 4 फंड होते हैं। अब इनका विस्तृत विवरण भी देख लेते हैं। अप्रतिबंधित कोष यानी कि अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। अप्रतिबंधित कोष वह कोष है जिसका उपयोग संस्था के किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। सिंपल सा। अगर अब आपको प्रतिबंधित कहा जाए तो फिर क्या कहा जाएगा कि इसका उपयोग संस्था के किसी भी कार्य के लिए स्वेच्छा से यानी इच्छा अनुसार नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग उसी के लिए किया जा सकता है प्रतिबंधित कोष का उपयोग जिसके लिए कहा गया है। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। पहले सबसे हम अप्रतिबंधित कोष के बारे में देख लेते हैं। अप्रतिबंधित कोष वह कोष है जिसका उपयोग संस्था के किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है। अप्रतिबंधित कोष के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अप्रतिबंधित कोष को सामान्य कोष या पूंजी कोष भी कहा जाता है और इस कोष का निर्माण चंदे की राशि, सरकारी अनुदान आदि से किया जाता है। अब दूसरा है प्रतिबंधित कोष। बिल्कुल। अब इसके जो अप्रतिबंधित कोष है उसका अपोजिट है, देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड फंड। ये वह कोष है जिसका उपयोग प्रतिबंधित रहता है, यानी कि इस प्रकार के कोष का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इन्हें स्थापित
किया गया है, अन्य कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपको पुरस्कार कोष प्राप्त हुआ है तो उसका उपयोग ओनली और ओनली पुरस्कार देने के लिए ही किया जा सकता है। अतः ये कोष विशेष कोष या स्पेशल फंड के समान ही होता है। अब तीसरा है स्थायी संपत्ति कोष, फिक्स्ड असेट्स फंड। यह कोष स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके नाम से ही क्लियर है कि स्थायी संपत्ति कोष यानी कि स्थायी संपत्ति में निवेश के लिए जो फंड बनाया जाता है उसे हम स्थायी संपत्ति कोष कहते हैं। जैसे यदि भवन निर्माण के लिए कोई कोष बनाया है, पवेलियन निर्माण के लिए कोई कोष बनाया है, परीक्षा भवन के निर्माण के लिए कोई कोष बनाया है, तो ये सभी स्थायी संपत्ति कोष के अंदर आते हैं। इस कोष का निर्माण विशेष अनुदान या सामान्य अनुदान से किया जाता है। अब चौथा है समर्पित कोष या आधार कोष, एंडोमेंट फंड। ये कौन सा फंड होता है समर्पित कोष? तो इससे देख लेते हैं। कोष का यानी कि ये जो समर्पित कोष है का निर्माण उपहार यानी गिफ्ट या वसीयत यानी लेजेसी से होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मूल राशि स्थिर व सुरक्षित रहती है और इस मूल राशि से अर्जित जो आय होती है, जैसे कोई ब्याज वगैरह एफडी वगैरह करवाए या कुछ भी करवाए, तो उससे जो आय अर्जित होती है वह विशेष कार्य का निष्पादन होता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो समर्पित कोष होता है वो उपहार या वसीयत से होता है, ठीक है, उसका निर्माण, और इसकी जो मूल राशि होती है वह स्थिर व सुरक्षित रहती है, यानी कि इसका यूज नहीं किया जाता है। इस राशि से जो भी आय अर्जित होती है उसे क्या करते हैं कि उससे सर्टेन कार्य, जो भी आपका विशेष कार्य, स्पेसिफिक कार्य के लिए इसको अगर समर्पित कोष बनाया है तो उससे जो आय हो रही है उस आय को उस विशेष कार्य के लिए यूज किया जाता है। गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए, विशेषकर धर्मार्थ कार्यों के लिए बनाए गए ट्रस्ट आदि में इस प्रकार के कोष स्थापित किए जाते हैं। अब आपके पांचवा है ऋण कोष, डेब्ट ओवर लोन फंड। ये कोष विशेष व्यक्तियों को निश्चित उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों को ऋण देने के लिए अगर ऋण कोष स्थापित किया जा सकता है, यानी ऋण कोष का मतलब हो गया कि लोन देने के लिए अगर वो अपने कोई फंड बनाया है विशेष व्यक्तियों को, तो उसे हम ऋण कोष के अंदर रखते हैं। इस प्रकार आगम कोष मुख्यतः सामान्य आयगत मदों का अभिलेखित करता है, जबकि विशेष या विशिष्ट कोष पूंजीगत प्रकृति के लेन देनों का लेखा करता है। आयत की जगह आप आगम लिख लीजिए। आगम कोष मुख्यतः सामान्य आयगत मदों को अभिलिखित करता है और विशेष या विशिष्ट कोष जो है वो पूंजीगत प्रकृति के लेन देनों का लेखा करता है। तो ये हमने देखे कि फंड कौन कौन से होते हैं। तो आपके ये प्रतिबंधित कोष है, जो आपने इधर स्पेशल फंड देखा था, ये प्रतिबंधित कोष भी स्पेशल फंड के अंदर ही आता है, समान ही होता है। अब हम देख लेते हैं कि विशेष कोष से संबंधित मदों का व्यवहार कैसे किया जाता है। यानी हमने फंड देखे थे, अलग अलग विशेष कोष अगर स्पेशल फंड है तो उनके हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड। तो पहला केस जो है कि विशेष कोष से संबंधित आय व्यय को चिट्ठे के दायित्व भाग में किस प्रकार से दिखाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ कही गई कि प्रश्न में मान लीजिए कि मैच कोष दे रखा है, यानी कि मैच फंड दे रखा है, तो मैच फंड को हम किस तरह से दिखाएंगे देखते हैं। सबसे पहले आप मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। उसके बाद अगर मैच के कोई टिकट बिके हैं और उस मैच के टिकट की बिक्री से हमें कोई आय हुई है तो उसे हम जोड़ देंगे। उसके अलावा अगर मैच कोष के लिए कोई दान प्राप्त हुआ है उसे हम जोड़ देंगे, डोनेशन फॉर मैच फंड। और मैच कोष के निवेश पर अगर हमें कोई ब्याज प्राप्त हुआ है तो उसे भी हम जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट को हम जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने के बाद जो राशि आती है उसमें से हम मैच के जो खर्चे होते हैं, मैच एक्सपेंसेस, उन्हें घटा देते हैं। तो शेष राशि जो बचती है उसे हम चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाते हैं, अमाउंट टू बी शो ऑन लायबिलिटीज साइड इन बैलेंस शीट। और दूसरा केस क्या रहता है देखिए, यदि कोष की राशि से व्यय की राशि अधिक हो तो, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है,
यानी कि यदि मान लीजिए यहाँ जो राशि आ रही है और यहाँ जो राशि लिख रहे हैं, यदि ये राशि इस राशि से कम है तो यहाँ माइनस में आएगी, और माइनस में आने पर इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, इसे दिखाया जाता है आय व्यय खाते के डेबिट भाग में एज ए खर्चे के रूप में। यानी कि ऋणात्मक राशि को कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के डेबिट भाग में एज ए खर्चे के रूप में इसको दिखाया जाता है। तो ये आपके मैच कोर्स का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इस तरह से किया जाता है। तो आप सभी इस कंप्लीट क्लास को पूरा देख लीजिएगा अच्छे से और समझ लीजिएगा, और फिर इसके बाद हम देखेंगे गैर कोर्स आधारित लेखांकन किस तरह से होता है वो अगली क्लास में। थैंक यू।